हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने CGPSC 2024 जो कि 9 फरवरी को होने वाला है, उसके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जो कि पॉलिटी और पंचायती राज मिला के होगा। तो इसमें अभी हम फिलहाल पॉलिटी के लेक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों पॉलिटी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ने की ज़रूरत थी। क्योंकि हमने पहले देखा था एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी, जो कि आज टाइम में मिलता है हमें लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी, ठीक, यानी कि कार्यपालिका का वर्चस्व था, जो कि आज के समय में आपको विधायिका का वर्चस्व दिखता है। ठीक है, यानी पहले गवर्नर जनरल ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन आज वो प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनल हेड बन गए। चलिए, तो आज का हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं प्रीएम्बल या प्रस्तावना के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रस्तावना होता क्या है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो शब्द है ये लिया गया है एक वर्ड प्रेम्बलस से, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, किसी चीज के पहले जाना, मतलब शुरुआत उसी से होती है। ठीक है, इसीलिए ये इंट्रोडक्टरी भी होता है। जैसे आपकी किताबों में कोई भी सब्जेक्ट का किताब आप लेते हैं तो शुरुआत में आपको इंडेक्स दिखता है। इंडेक्स क्या बताता है कि आगे आप चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, या प्रीफेस आप पढ़ते होंगे किसी भी नॉवेल का, जिसमें वो बताता है कि आगे पूरी की पूरी कहानी में क्या है, सार उसका। तो इसीलिए इसे हम समरी भी कहते हैं। ठीक है, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि संविधान का शुरुआत किसके द्वारा होता है, प्रीएम्बल के द्वारा। ठीक है, फिर अगला हिस्सा क्या आता है कि प्रीएम्बल आया कहां से। ठीक है, तो प्रीएम्बल का ओरिजिन पहली बार यूज यूएसए ने किया था। ठीक है, यूएसए से शुरुआत हुआ था। फिर हमारे प्यारे भारत ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया था JL नेहरू के द्वारा 1946 में, उसके थ्रू लिया गया है। ठीक है, उसको बाद में हमने एडॉप्ट कर लिया प्रीएम्बल की तरह 22 जनवरी 1947 यानी 22 जन 1947 को। तो इसको लाया किसने था, JL नेहरू ने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से, कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें क्या चाहिए हमारे संविधान में, ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। ठीक है, देखिए अभी हमने देखा कि प्रीएम्बल का पहला पार्ट, कि प्रीएम्बल के बारे में जानकारी। अभी जानते हैं कि प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट, यानी प्रीएम्बल क्या चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सबसे पहला, देखिए आप अगर आप प्रीएम्बल देखते हैं तो प्रीएम्बल में 4 चीज़ों से मिलकर बना है। साइड में आपको प्रीएम्बल दिख रहा होगा, देखिए उनको 4 हिस्सों में बांटा गया है। सोर्स यानी स्रोत, किसके द्वारा पावर आती है, लोगों के द्वारा। क्योंकि देखिए पहला लाइन ही कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग। तो जो शक्तियां देते हैं कौन देते हैं, हम लोग देते हैं, हमसे ही आती है शक्तियां। दूसरा, नेचर क्या है, तो नेचर आपको पहले ही लाइन में दिखेगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक यानी संप्रभु, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। ये 5 तरीके की प्रकृति है संविधान की, प्रीएम्बल ये दर्शाता है। फिर ऑब्जेक्टिव, कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो लोगों के लिए लक्ष्य है। सबसे पहले सरकार चाहती है या कोई भी स्टेट चाहता है कि वहाँ के लोगों को क्या मिले, जस्टिस यानी न्याय मिले। ठीक है, लिबर्टी आज़ादी मिले। ठीक, फ्रेटर्निटी यानी आपस में बंधुत्व, भाईचारा बना रहे, और साथ ही साथ समानता हो, इक्वेलिटी है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 5 नेचर हैं, 4 ऑब्जेक्टिव। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। और डेट, देखिए उसमें जो डेट लिखा है ना, वो एडॉप्शन का डेट है। 2 चीज़ें होती हैं, कमेंसमेंट और एडॉप्शन, मतलब कब अपनाया गया और कब लागू किया गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लागू हमने कब किया था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, और हमने अपनाया कब था, तो अपनाया वाला डेट इसमें लिखा है वो है 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमने अपनाया था। ठीक है, कुछ हिस्से लागू किए थे, पूरी तरह लागू हमने 26 जनवरी 1950 को किया।
क्यों किया 26 जनवरी को? क्योंकि हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की जब मांग की थी तो हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया था। ठीक है, तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि कौन से साल में हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग के लिए झंडा फहराया था और अपना स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो ये हो गया आपका सोर्स के बारे में, इंग्रेडिएंट के बारे में, कि इन 4 चीज़ों के बीच से मिल के प्रियम्बल बना है और प्रियम्बल ही हमें बताता है कि हमारे पूरे संविधान में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए अब उन शब्दों को हम अच्छे से समझते हैं, नेचर और ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये 5 चीजें थी। सॉवरेन यानी संप्रभु, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। तो देखिए, सॉवरेन का मतलब होता है, ये दोनों पहले नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हमने बाद में 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंक्लूड किया इन दोनों शब्दों को। ठीक है, शुरुआत में था हमारा सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक, तो सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, जहां पे जब अपना जो लॉ है वो खुद बनाते हैं किसी भी बाहरी दबाव के बिना। ठीक है, हम अपना रूल खुद करते हैं, कोई और हम पे रूल नहीं करता, उसको बोलते हैं सॉवरेनिटी यानी फ्री। एक्सटर्नल प्रेशर, किसी भी बाहरी दबाव से हम मुक्त हैं, अपना नियम खुद बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं। ठीक है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप किसी भी बाहरी का नहीं हो सकता, इसको बोलते हैं सॉवरेन। ठीक है, हालांकि हम कॉमनवेल्थ हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है? कोई एक रूलिंग रहा होगा जिसके पास सारी वेल्थ यानी संपत्ति रही होगी, इसीलिए कॉमनवेल्थ नाम पड़ा था। ठीक है, रानी के पास सारा साम्राज्य का मतलब जितने जहां जहां ब्रिटिशर्स ने रूल किया उन जगहों का वेल्थ था। ठीक है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ। तो ठीक है, कॉमनवेल्थ में हम मिले हैं। आज के टाइम में जो हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, तो हम पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है, सिर्फ हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उनके साथ मिले हैं ताकि हम उनका हेल्प कर सके और वो हमारा हेल्प कर सके। ठीक है, पैसे वगैरह की बात नहीं है, ना हमारे लॉ में उनका कोई इंटरफेरेंस होता है। दूसरा हिस्सा सोशलिस्ट। देखिए, जो सोशलिस्ट टर्म है इसका मतलब होता है समाजवादी। तो ये जो टर्म है ये वेस्टर्न थॉट से इन्फ्लुएंस है, जैसे यूएसएसआर में था। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है कि सारे जो रिसोर्सेज है यानी जितने भी जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सब सरकार के पास होता है और सरकार उसका बंटवारा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा। यानी सारा का सारा रिसोर्स किसके पास हुआ? सरकार या स्टेट के पास। मगर इंडिया में ये जो आया था, ये आया था गांधी प्लस नेहरू के आइडिया पे, जहां पे हमारा जो सोशलिज्म है ना वो कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि एक समान सबको मौका मिलेगा, यानी हर कोई जो भी उसको जरूरत है, जो उसका हक है, वो लेने का उसको मौका दिया जाएगा बराबरी का। ठीक है, फिर आता है सेक्युलर। सेक्युलर पंथ निरपेक्ष होना। दो हिस्सा होता है, एक वेस्टर्न थॉट है, एक हमारा थॉट है। ठीक है, वेस्टर्न थॉट कैसा होता है? जहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि स्टेट और सेंटर, मतलब स्टेट और जो रिलीजन है वो बिल्कुल अलग होगा। धर्म एकदम अलग, रिलीजन एकदम अलग, सॉरी, धर्म एकदम अलग और स्टेट एकदम अलग, दोनों इंटरफियर एक दूसरे में नहीं कर सकते। पर हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि हम क्या करते हैं, सरकार जो है वो हम सबको, जितने भी लोग हैं उन सबको समान अधिकार देती है कि वो अपना फेथ, अपना वर्शिप, अपनी पद्धति पूजा पाठ की वो अपना सकता है, कहीं भी कर सकता है। जैसे रशिया में ये जो यूएसएसआर हुआ करता था, वहाँ आप कोई भी तरह का रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब सिंपल सा मीनिंग है लोकतांत्रिक, यानी कि वो सिस्टम जो कि रन होता है या होता है किसके लिए? लोगों के लिए। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल का कॉन्सेप्ट इसीलिए आता है कि ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो कि लोगों के लिए बनता हो, डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके का लोकतंत्र होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वो होता है जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं और वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, कोई नियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट में लोग सीधे तौर पे नियम बनाने में सहयोग करते हैं। किस मौके पे? देखिए, हाँ, रिकॉल होता है, ये 4 टूल्स होते हैं, 4 तरह की तकनीक है जिनके माध्यम से हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र पा सकते हैं। वो है रिकॉल। रिकॉल यानी अगर आपको आपका रिप्रेजेंटेटिव पसंद नहीं आता तो आप उसको बुला सकते हैं, ठीक है। यानी जिस तरह से आपने उसको इलेक्ट किया है वोट देके, अब आप उसको वापस बुला सकते हैं वोट देके। यानी पहले आपने वोट फॉर किया था, अब वोट अगेंस्ट में करेंगे किसी को पसंद नहीं आने पर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एमएलए आप चुनते हैं और एमएलए का पूरा टर्म कितना होता है, 5 साल का, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आया एमएलए का टर्म, टेन्योर, उसका वर्क, तो हो सकता है कि आप 1 साल 2 साल बाद उनको वोट अगेंस्ट करके यानी रिकॉल करके बुला लें, बोले कि अब आपसे हमें पसंद नहीं है आप, तो अब आपको हम वापस बुलाते हैं, आपकी जगह किसी और को हम इलेक्ट करेंगे। ये होता है रिकॉल। रेफरेंडम और प्लेबिसाइट दोनों एक ही चीज़ है लगभग, दोनों का मतलब होता है जनमत संग्रह, पर इन दोनों का कार्य अलग होता है। देखिए, रेफरेंडम मतलब रिफर करना, ठीक है। वैसा जनमत संग्रह जब कोई लॉ बन जाता है तो आप किस लोगों के प्रति उसको क्या करते हैं, सुपुर्द करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि आप देखिए कि क्या ये लॉ अच्छा है आपके लिए या नहीं। तो अगर लोग उसके अगेंस्ट में या फेवर में फिर वोट करेंगे, और वो होता है रेफरेंडम। लेकिन प्लेबिसाइट क्या होता है, ऐसा लॉ, ऐसा नियम या ऐसा कानून जो कि अभी बनने वाला है, उससे पहले ही लोगों से पूछा जाता है कि ठीक है, हम ऐसा लॉ बनाने वाले हैं, क्या आपको ये पसंद है? तो अगर लोगों को पसंद होगा तो उसके फेवर में वोट करेंगे, अगर ना पसंद होगा तो उसके अगेंस्ट में वोट करेंगे। तो ये दोनों में बस अंतर ये है कि ऐसा कलेक्शन ऑफ वोट पीपल का जिसमें अगर वोट लॉ बनने के बाद किया जाए तो रेफरेंडम, लॉ बनने के पहले किया जाए तो प्लेबिसाइट। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब जब लोग खुद से इनिशिएट करते हैं, खुद से जाके बोलते हैं कि ये लॉ बनाना जरूरी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लड़कियों के प्रति बहुत ज़्यादा दुराचार हो रहा हो, ठीक है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई लॉ बनाने के लिए अगर लोग बोलते हैं और सरकार उसे बना देती है तो उसे क्या बोलेंगे, इनिशिएटिव, ठीक है। अब आता है लास्ट टर्म, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है इलेक्टेड हेड, जो मुखिया होता है प्रदेश का, देश का, वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति इलेक्टेड है, ठीक है। भले हम डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, पर फिर भी इलेक्टेड तो है। तो जहां भी इलेक्टेड हेड होंगे उसे हम बोलेंगे रिपब्लिक। ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटेन, वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां का जो हेड है वो हेरिडिटी से यानी वंशानुगत तौर पे आते हैं। जैसे अभी फिलहाल राजा राजा है वहां पे क्राउन पे, कभी रानी हुआ करती थी, तो क्राउन पे जो भी बैठा होगा वो सत्ताधारी होगा, वही हेड ऑफ द स्टेट होगा। तो वो हम नहीं चुन रहे हैं, वो वंशानुगत तौर पे बनते जा रहे हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में, अमेरिका में हम अपना जो सब मुखिया होता है उसे चुनते हैं, हेड ऑफ द स्टेट को। इसीलिए इसे हम बोलते हैं रिपब्लिक। तो देखिए, ये 5 नेचर था, ये उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे चल के हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, अभी तक हमने देख लिया नेचर के बारे में, अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस यानी न्याय। तो हम न्याय किस हिस्सों में देते हैं? 3 चीजों में देते हैं, सोशल में, इकोनॉमिकल में एंड पॉलिटिकल में, ठीक है। यानी कि न्याय कहाँ मिलेगा? सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे न्याय मिलेगा। यानी आप अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं, ठीक है। सामाजिक तौर पे आप सब बराबर होंगे, ठीक। आपके और लोगों के बीच में, जाति और धर्म के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से भी हम सब समान रूप से होने चाहिए, ठीक है। लिबर्टी, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब समान रूप से कहने का मतलब है कि सबको ये मौका मिलना चाहिए
कि इकोनॉमिकली कोई किसी को हैरास ना कर सके। ये सब हम आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ पाएंगे। ठीक है। अब लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी क्या चीज़ की? तो आज़ादी का एक बेसिक मतलब होता है कि किसी भी तरह की बंदिश हो, किसी भी तरह के दबाव से मुक्त। ठीक है। एक्चुअल में इसको बोलते हैं एब्सेंस फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिस्ट्रेन। लेकिन एक्चुअल में किसी भी दुनिया या किसी भी हिस्से में पूरा लिबर्टी किसी को नहीं मिलता। अगर किसी को कंप्लीट लिबर्टी दे देंगे तो उस एरिया में एनार्की या जंगल राज आ जाएगा। इसीलिए कुछ हद तक बंदिशें जरूरी होती हैं। ठीक है। तो लिबर्टी जो होता है वो हम किस तरह से देते हैं? लिबर्टी ऑफ ठीक है, विचारों का, थॉट का, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का, बिलीफ यानी आपके सोच का कि कैसा आप मतलब बिलीव करते, विश्वास कैसा करते हैं, फेथ, और पूजा पद्धति का। तो देखिए जो सेक्युलर टर्म था वो भले बाद में आया, पर सेक्युलर आइडिया हमारे यहाँ शुरू से था, फेथ और वर्शिप। आप किसी भी तरह की पूजा पद्धति, किसी भी तरह के धर्म पे विश्वास आप शुरू से रख सकते थे। ठीक है। फिर आता है बारी इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी दो चीजों में दी जाती है। देखिए इक्वेलिटी जो है ना दो हिस्सों में दी जाती है, स्टेटस में और अपॉर्चुनिटी में। स्टेटस में हम सब समान है, संविधान की नज़र में हम सब भारतीय नागरिक हैं। ठीक है। ना कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ना अमीर है, ना गरीब है। स्टेटस के तौर पे संविधान की नज़रों में हम सब एक समान भारतीय नागरिक हैं। और अपॉर्चुनिटी सबको बराबरी कैसे मिलेगी? अगर आप उसके लिए केपेबल हो तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आप सब सीजीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग अदर गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपने वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया जो ज़रूरत है, तो आप सबको मौका मिलेगा। आप किसी भी रंग, रूप, वेशभूषा, किसी भी संप्रदाय के नागरिक क्यों ना हो, आप सबको बराबर का मौका मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व। तो बंधुत्व कैसे दिखेगा? दो हिस्सों से, यूनिटी यानी एकता और इंटीग्रिटी यानी अखंडता। तो जो ये टर्म है इंटीग्रिटी, ये आया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। ये पहले नहीं था। तो इस तरह से हमें दिखता है बेसिक चीज़ें कि ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर क्या है। ठीक है। और उसके अलावा आपका कब कमेंस किया गया, ठीक है, कब एडॉप्ट किया गया, कब हम, और सोर्स कहाँ से आता है, अथॉरिटी या पावर कहाँ से आती है। चलिए लास्ट हिस्सा देखते हैं हम। अब हमें यह जानना है कि क्या प्रिएम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं यानी संशोधन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ याद रखिएगा, आर्टिकल 368 368 आर्टिकल जो है वो ये शक्तियाँ देता है संसद को, पार्लियामेंट को, कि वो संविधान को संशोधन कर सकते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है। ये पार्लियामेंट्री पावर है। तो अब ये जानते हैं कि क्या प्रिएम्बल को हम कर सकते हैं या नहीं अमेंड। तो इसके लिए दो चीजें जानी, दो केसेस थे इंपॉर्टेंट। बेरूबारी केस, जो बेरूबारी एक यूनियन था, हिस्सा था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बीच में पड़ता है, यानी इंडिया और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम में बांग्लादेश है उसका हिस्सा था। तो उसमें एक्सचेंज ऑफ लैंड करना था, तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें की थी। ठीक है। पार्लियामेंट ने कुछ चीज़ें किया था, तो वहाँ से ये केस आया था। तो बेरूबारी केस में क्या बोला गया कि प्रीएम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही नहीं है। तो जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो अमेंड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि अमेंड तो हम उसको कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि पार्ट ही नहीं है, ये भाग ही नहीं है संविधान का। तो जब संविधान का भाग नहीं है तो उसको हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। पर केशवानंद भारती केस ने देखा कि यहाँ पे कुछ गलतियां हुई। हमने प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना को भाग ही नहीं माना, पर यहाँ क्या माना गया कि नहीं ये पार्ट है, और क्योंकि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का तो ये अमेंड किया जा सकता है, मतलब इसको संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आया, बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन, यानी कि जो मूल संरचना है संविधान की
वो नहीं बदलनी चाहिए, उसके बिना आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो बदलेगी तो उसको हम गलत मान लेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मूलभूत संरचना नहीं बिगड़ती है तो आप तब तक क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इसीलिए 42nd अमेंडमेंट हुआ, इसमें मूलभूत संरचना को नहीं छेड़छाड़ की गई, इसीलिए ये मान्य था। ठीक है, अभी एक और बार 2020-21 में एक और बार हमने कोशिश की थी कि जो टर्म इक्विटी है उसको इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम इक्विटी के कॉन्सेप्ट में मानते हैं कि समान अपॉर्चुनिटी मिले, ना कि समानता मिले पूरी तरह। ठीक है, तो वो वर्ड चेंज करने की कोशिश की गई थी मगर उसको अपनाया नहीं गया। तो अब तक सिर्फ एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42nd अमेंडमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ हम बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो और इसको और डिटेल में पढ़ना हो, और आपका अगर मतलब मंजिल हो कि 2026 में या 27 में आप यूपीएससी या पीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और देना चाहते हो, तो हमसे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हो रहा है सीजीपीएससी के मद्देनज़र 2026 और 27 के लिए फरवरी 2025 में। यानी इस साल फरवरी से हम एक 12 to 13 मंथ का एक न्यू कोर्स इंटीग्रेटेड विथ प्रीलिम्स एंड मेंस लॉन्च कर रहे हैं, जो कि सीजीपीएससी 2026 और 2027 के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो आप सब अगर वो बैच अवेल करना चाहते हैं तो हमसे आके जुड़ सकते हैं, और हमारा जो एड्रेस है वो आपको फ्लैश हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने दिख रहा होगा। इसके अलावा हम यूपीएससी का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपका मन है कि आपको यूपीएससी देना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो 2026 या 27 अगर आपका एम है तो आप हमसे आके जुड़ सकते हैं। हम फरवरी में ही 2026 और 2027 के लिए यूपीएससी 2026-27 का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेट करके पूरा इन डेप्थ पढ़ाई करवाया जाएगा, ताकि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में क्रैक करने में आसानी हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार अच्छे से एग्ज़ाम दें तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस आपको फ्लैश हो रहा हो। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हों तो आप मेरे इस लेक्चर्स को लाइक करें, और अगर जो आपके जानकार या आप खुद जो भी लोगों को लगता है कि ये फ़ायदेमंद होगा उन तक आप शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनियन एंड टेरिटरी क्या होता है, यानी पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो और आप मुझसे 1 to 1 सवाल करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो मुझसे आके डायरेक्टली मिल सकते हैं। हमारा एड्रेस जो फ्लैश हो रहा है वहाँ पे मैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक आपको मिलूँगा। हमारे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, यानी यूपीएससी 2026 और 27 और सीजीपीएससी 2026 और 27, उसके लिए आपको अच्छे टीचर्स के साथ एक अच्छा बैच मिलेगा। तो आप आइए, और अगर अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।